भाई जरूरी है। जैसा कि मैंने कल एक स्टेटमेंट आपको कहा था कि उसने कहा था कि हमें जो है पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए, उनके प्रति युद्ध की नीति अपनाना चाहिए, नहीं तो वह हमारे ऊपर युद्ध कर देंगे। यह किस इतिहासकार ने कहा था? अकबर के संदर्भ में। ये आपसे प्रश्न था मेरा, तो अकबर के विजय अभियानों को हम सब समझेंगे। तो पहला विजय अभियान आता है अकबर का 1561। इधर वर्ष लिखते चलना और उधर कहानी समझते चलना। 1561 में उसने मालवा मालवा को जीता। मालवा को जीता, ठीक है। कौन? मालवा। बाज बहादुर कहते हैं इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, और अकबर के बारे में बहुत सारे हिस्टोरियंस में लिखा है कि अकबर उसकी पत्नी रूपमती को पाना चाहता था, क्योंकि अकबर का कौन सा समय है? 1560 से 1562। अकबर कहाँ चंगुल में रहा था? तो आप कहेंगे हरम में रहा था, यानी हरम पर उसका प्रभाव था। 1562 में ही तो मुक्त हुआ, जबकि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पूर्णतः मुक्त हुआ 1564 में ही हो पाया, 1564 में। ठीक है, तो शासक बाज बहादुर था और पत्नी थी यहाँ पर आपका, पत्नी का नाम क्या है? रूपमती। और इन्हीं की राजधानी थी आपका, कैपिटल जो थी सारंगपुर। तो ये सारंगपुर पर अटैक हुआ था, इसलिए हमको सारंगपुर को जानना जरूरी है। ठीक है, और जो इसका पहला सेनापति था इस अभियान पर, पहला सेनापति मालवा अभियान के लिए अकबर ने अपने किस कमांडर को भेजा था? फर्स्ट कमांडर। तो पहला कमांडर है यहाँ पर अधम खां। अधम खां जानते हैं? किसका पुत्र है अधम खां? जरा बताइए मुझे। मैंने आपको बताया था अधम खां किसका पुत्र है, तो जब हमने आपको बताया था कि अधम खां जो है वह पुत्र था आपका किसका, बताएंगे एक बार? धाई मां अनगा का पुत्र था, धाई मां अनगा का, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई इसके यहाँ पर अटैक करते हैं मालवा पर, और अधम खां जब बाज बहादुर तो भाई बहुत ज्यादा क्या था कि वो विलासी व्यक्ति था, और संगीत में या नृत्य में वो उसकी दिनचर्या जाती थी पूरी। उसका काम था आराम से लेट के डांस वांस देखने का, और मतलब ऐसे समझो, कैसे बताऊंगा तुम्हें, मतलब तुम समझते ही हो इस बात को, है ना, कि उसको मतलब नृत्य देखने का शौक था, और उसका मतलब जो महल उस समय पे चर्चित था, उसकी अयासियों के लिए चर्चित था, और इतना डरपोक था कि जैसे ही अधम खां गया तो बाज बहादुर भाग गया, छोड़ करके ही भाग गया। वाइफ वाइफ पत्नी वत्नी सबको छोड़ के भाग गया, क्योंकि जो आदमी डांस वांस बाकी महिलाओं को देखने में व्यस्त है, तो पत्नी को ही क्या सम्मान देता होगा फिर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब रूपमती है तो इसके पानी का यहाँ पे वर्णन मिलता है कि जैसे ही रूपमती को गिरफ्तार करने वाले थे तो रूपमती ने यहाँ पर जहर खा लिया, और जहर खा करके कहते हैं कि रूपमती ने अपने सतीत्व की रक्षा की। ठीक है, अब ये आदम खान क्या करता है कि जैसे ही कंट्रोल करता है मालवा को सारे को, तो सारा का सारा पैसा वहां से जो महिलाएं कैद की गई थी सबको रख लेता है। अब ये खबर पहुंचती है अकबर को कि भाई आदम खान ने नालायकी कर दिया, जो चीजें मतलब शासन को भेजनी चाहिए थी वहां पर आपका आगरा भेजनी चाहिए थी, उनको भेज नहीं रहा है। तो यहाँ पर फिर वो सेकंड कमांडर भेजता है, दूसरा कमांडर। और दूसरे कमांडर की स्थिति का बात यह कि भाई इसको पता चलता है कि आपका आदम खान की जो नीयत है वैसा ही नहीं है। तो जैसे दूसरे कमांडर की बात आती है तो आदम खान माफी मांग लेता है। अब अकबर आपको नरम दिल के चलते हुए उसको माफ भी कर देता है कि ठीक है आगे से शैतानी मत करना। उसने बोल दिया ठीक है जी बाबूजी आगे से शैतानी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो बाज बहादुर है उसको दक्षिण के कुछ राजाओं का सहयोग मिला, और दक्षिण के राजाओं का सहयोग लेकर वो वापस मालवा पे आक्रमण कर देता है और फिर से मालवा को कंट्रोल कर लेता है। यानी जो बाज बहादुर भाग गया था उस बाज बहादुर का फिर से नियंत्रण हो गया। हम सब करके बताएं, बात क्लियर है? अन्य बातें ना करें जब आप कक्षा में आए, जिस विषय को पढ़ने आए, और आपका जो उस समय अब्दुल्ला उजबेक, और इसने फाइनली क्या कर लिया, इसने बाज बहादुर को सरेंडर कराया, और बाज बहादुर ने कहा कि भाई साहब मैं आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और इन्होंने बाज बहादुर को एक मनसब बना दिया। मनसब समझ रहे हैं ना? मनसब मैंने आपको बताया था। मनसबदारी बताया अकबर ने किस वर्ष में शुरू की? मनसबदारी का मतलब था एक सेना रखनी पड़ती थी, उसका जो वेतन है वह राजा देता था, और जितने का भी मनसब बनाया जाता था अकबर के समय पर प्रयास ये थे कि उतनी ही सेना वो रखे। ठीक है, जहांगीर भी इसी प्रथा को आगे बढ़ाएगा, सिंगस्पा दो उसको भी पढ़ेंगे आगे चल। 1575 एकदम ठीक है। तो यानी कंट्रोल उसने किया। तो समय पे कमांडर कौन था? चुनार दुर्ग, या यूपी के मिर्जापुर में था। बहुत बढ़िया, कई साथियों ने बताया यूपी में था। यूपी यूपी एकदम से ठीक आंसर है आप सब लोगों का। शेरशाह सूरी के समय मैंने इसका वर्णन किया था कि कैसे शेरशाह सूरी ने चुनार में आपका लाड मलिका से शादी कर ली थी और उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसी की वजह से वो हुमायूं को भगाने में सफल हुआ, अकबर के पिता को। उसी चुनार जो फोर्ट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है भारतीय इतिहास में। इसके बाद में ये 1562 इसकी नजर गई फिर आपका राजपुताना पर। 1562 में इसने आमिर, इसको आज आप जयपुर के नाम से जानते हो, आमिर को मिलाया, आमिर को मिलाया। ठीक है, या हम कह सकते हैं आमिर को जीता। अब आमिर को जीतने के पीछे क्या रहा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान है वहां पर एक आपका दरगाह है बड़ी चर्चित, इसका नाम है आपका, इसके नाम पर है, अजमेर शरीफ हम उनको कहते हैं। तो आप कहेंगे भैया मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर है, तो अकबर वहां जाता था। अब अकबर जब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था तो वहीं पर भेंट हुई। रास्ते में जाते हुए आमिर के शासक थे कछवाहा राजपूत थे, और नाम है भारमल यानी बिहारी मल। अब इसी बात को लेकर के महाराणा प्रताप जी का जो सिसोदिया वंश रहेगा इनसे नफरत करेगा। वो ये कहेंगे कि भाई ये हमारी नफरत के लायक है, उनको ये दृष्टि से देखते थे, मतलब निम्न दृष्टि से देखते थे। तो जब आमिर को मिलाया तो आमिर में क्या बोला मैंने आपसे? आमिर का समझे इस बात को। आमिर में कौन थे आपके शासक? यहाँ पे शासक हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शासक थे यहाँ के भारमल, भारमल, या आप कहें बिहारी मल। बिहारी मल यहाँ पे साथी राजा थे, बिहारी मल। ठीक है, बिहारी मल, इनके पुत्र का जो नाम है, पुत्र का नाम है भगवान दास। भगवान दास जो इनकी पुत्री है, पुत्री का नाम है आपका, पुत्री का नाम है हरखाबाई, हरखाबाई, या आप कहें जोधाबाई, इन्हीं का नाम है जोधाबाई। मुलाकात हुई अजमेर शरीफ जाते वक्त, एक मुलाकात हुई, मुलाकात, और इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली कि भाई हम जो है आगरा और दिल्ली के शासन के जो है अधीन है, और इसके अधीन रह करके हम वैवाहिक संबंध अपना बना करके और आपकी अधीनता को हम स्वीकार कर दे। और मैक्सिमम मतलब बहुत जगह ये हुआ, ऐसा नहीं है कि बीकानेर के राजाओं ने भी ये किया, जैसलमेर के शासकों ने भी ये किया। बीकानेर याद है ना, मैंने आपको बताया था कल्याणमल, शेरशाह सूरी के समय पर। शेरशाह सूरी के पास दो व्यक्ति गए थे मालदेव के खिलाफ, आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था भाई साहब हमें बीकानेर और जैसलमेर दिला दो वापस। हम सब करके बताया करो मुझे कि हाँ आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ जी भी हमें याद है। तो मैं जेता उजमानी, मरियम उजमानी। तो कभी पूछा जाए मरियम उजमानी का जो टाइटल है वो किसका है, तो आप कहेंगे हरखाबाई का है। जो आपका भारमल है, भारमल को बोला गया कि भाई आपको देंगे, आप अधीनता स्वीकार करें तो आपको बना देते हैं 5000 का मनसब, यानी एक सेनापति बना दिया गया, मनसब यानी पद दे दिया गया, पोस्ट दे दिया गया। और साथ में ही जो पुत्र है मानसिंह, मानसिंह को बनाया गया 7000 का मनसब, 7000 का मनसब बनाया गया, मनसब बनाया। क्लियर है? वंश पूछे आपसे कौन है इनका कि राजा भारमल, ये कौन थे आपका, तो याद रखना ये कछवाहा राजपूत थे, कछवाहा राजपूत, ऐसे ही नोट कर लिया करो, कछवाहा राजपूत। ओके, तो इस तरह से एक संधि होगी, एक ट्रीटी हुई, पर दिमाग में एक विजन आया कि बाकी राजपूताना को भी हमको कवर करना है। अब वो देखो जो राजस्थान वाले क्षेत्र था उसको कवर क्यों करना चाह रहा था, क्योंकि इस समय पे क्या था, आपका मक्का के लिए जो यात्रा होती थी वह भी गुजरात से होती थी,
ठीक है, पश्चिम के जो व्यापारी व्यापार करने वाले थे, आपको याद होगा कि 1498 में वास्को डी गामा उसने क्या किया था, भारत के लिए जो आपका समुद्री मार्ग था उसको वो पहचान चुका था, आइडेंटिफाई कर चुका था, तो धीरे धीरे व्यापार भी शुरू हुआ 1500 से। ठीक है, तो उसके बाद में वो पश्चिम से बहुत सारे व्यापारी आने लगे, वो सारे व्यापारी ज्यादातर कहाँ आते थे, गुजरात आते थे। तो पहले अगर गुजरात जीतना है तो आप मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको भारत का नक्शा कम से कम याद होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हर छात्र के दिमाग में भारत राजस्थान एक बीच में आएगा नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ जी, यानी कि राजस्थान को जीतना भी बेहद जरूरी था। तो उसको कौन सी दो चीजें जीतनी थी, एक तो राजस्थान और एक जीतना था उसको गुजरात। तो यहाँ पर उसने वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया, 1562 में आमेर को मिलाया, 1562 में उसने आपका जो नागौर क्षेत्र है मेड़ता को जीता, 1562 में मेड़ता मेड़ता को जीता, आज वर्तमान में इसको हम नागौर के नाम से जानते हैं। विक्ट्री ओवर मेड़ता, विक्ट्री ओवर मेड़ता इन 1562, 1562 हम जयपुर को जीत चुके हैं, आमेर को जीत चुके हैं, और आमेर को जीतने के बाद में मेड़ता को जीत चुके हैं। तो अब सबसे बड़ी बाधा उसके रास्ते में आया मेवाड़। मेवाड़ एक साथी अगर मैं कहूं कि ऐसा क्षेत्र था जिसने कभी अकबर के सामने अपने घुटने नहीं टेके, और अकबर मैं ये कहूं कि उसने सारे एफर्ट्स लगा लिए तो ये भी सही होगा, मतलब अकबर से जो भी एफर्ट्स लगे वो उसने लगाए, और अकबर अपने लास्ट टाइम तक यानी 1605 तक भी उसको विजिट नहीं कर पाया। और बाकी जो राजवंश शादी कर रहे थे, या मैं बात करूं आपका बाकी जो परिवार थे आपका राजस्थान में जो शादी कर रहे थे आपका दिल्ली आगरा, तो उनके भी ये प्रतिद्वंदी थे, उनसे ये नफरत रखते थे कि इन लोगों को घुटने नहीं टिकाने चाहिए थे और हम सबको इकट्ठे लड़ना चाहिए था अकबर से। तो वही संघर्ष हम पढ़ेंगे जिसमें आपका 1567 से लेकर के आपका प्रमुख तो अभियान आते हैं, हल्दी घाटी इसी बात के लिए है हमारे इतिहास में, या देवेर का युद्ध 1582, जहाँ पर हमको राणा अमर सिंह जी को याद करना चाहिए, उनकी वीरता उनके आदित्य साहस को याद करना चाहिए, महाराणा प्रताप जी को हमें याद करना चाहिए। तो वो इसी का हिस्सा है, भारतीय शौर्य की वो गाथाएं हैं, वो समझना होगा हमको, बड़े ध्यान से समझना, आज ही हम उनको जानेंगे। कोई दिक्कत मल है अभी बताते हैं, पहले समझो। राणा उदय सिंह जब यहाँ पर शासन कर रहे थे तो अकबर ने पहले तो भी वही जो संधि प्रस्ताव होते हैं, संधि प्रस्ताव को भेजा, जब इन्होंने उसको स्वीकार कर दिया तो 1567 में उन्होंने अटैक कर दिया चित्तौड़ के दुर्ग पर। अब चित्तौड़ के दुर्ग पर जब अटैक हुआ तो बहुत सारे कमांडर्स ने क्या बोला यहाँ से राणा उदय सिंह से कि भाई आप जो है अभी जंगलों की तरफ निकल जाओ, आपको जंगलों की तरफ जाना होगा। इसी बात को लेकर के इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड ने लिखा है राणा उदय सिंह कमजोर और डरपोक थे। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने कर्नल टॉड का विरोध किया कि नहीं, वह डरपोक नहीं थे और ना ही वह कमजोर थे, लेकिन उस समय के उनके कमांडर्स ने उनको कहा कि भाई इस समय पर आपका जीवित रहना बहुत जरूरी है, और इस समय पर जो ये मुगल सेना है इसका अगर हम बात करें कि जो सीधा टकराव होगा उसको झेलने के लायक हम अभी नहीं है। तो यहाँ पर वो कमांडिंग ली थी जैमल, उनके बेटे का जिक्र भी आएगा हल्दी घाटी के युद्ध में, मैं आपको बताऊंगा। तो जैमल ने कहा था कि आप अभी चले जाएं और किले की सुरक्षा हम करते हैं, ठीक है। तो किसने की थी किले की सुरक्षा, यहाँ पर अटैक किस पर है, चित्तौड़ पर। चित्तौड़ है, वहाँ पर तोप और बंदूकों से अपना आक्रमण कर रही थी, इस समय तक बंदूकें थी मुगल सेना के पास में, और एक दिन कहते हैं जब किले की दीवार टूटी हुई थी और जैमल उसकी मरम्मत वहाँ पर कर रहे थे कि भाई यहाँ से सेंध न लगा ले, कहीं मुगल सेना प्रवेश न कर जाए यहाँ से, तो उसी समय गोली लगी उनको आकर के और जैमल की डेथ हो गई। जैमल की डेथ होने के तुरंत बाद में यहाँ पर फतेह, क्या बोलोगे जिनको फतेह हम बोलते हैं, फतेह सिंह, इन्होंने कमांड संभाली थी। फतेह सिंह ने जिम्मेदारी ली थी और कहते हैं कि मुगल सेना से फतेह सिंह, उनकी पत्नी और उनकी माँ और साथ में वहाँ पर जो भी सैनिक थे उन सबने सीधा लोहा लिया, यानी कि स्त्रियां भी सीधी यहाँ पर लड़ी, और इसीलिए उसको मेवाड़ी शान कहा जाता है। और बाद में अकबर तो इतना प्रभावित हुआ था कि बगैर राजा के होते हुए भी अन्य कोई व्यक्ति अगर जिम्मेदारी उठा ले, और राजा तो छोड़िए जिनके विश्वास पात्र लोग भी घुटने टिकाने तक को तैयार न रहे, तो अकबर ने जब आपका आगरा का किला बनाया तो आगरा के किले के सामने उसने आपका हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां बनवाई जैमल और फतेह की, यानी फतेह सिंह और जैमल इनकी मूर्तियां बनवाई। अकबर इतना प्रभावित हुआ था जब उसको पता चला स्टोरी कि भाई उन्होंने अपने राजा को बचा लिया, और उसने कहा कि यार इतने तो विश्वास पात्र सैनिक मुगलों के पास भी कभी नहीं रहे, बहुत प्रभावित होता था अकबर। मैंने कहा ना वो एनालिसिस करने वाला इंसान था, ठीक है, पढ़ा लिखा बेशक नहीं था, लेकिन आप उसको ऐसा नहीं मान सकते कि वो एनालिसिस नहीं करता था, तो वो प्रभावित भी होता था। जैसे कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर उसको आंसू क्यों आ जाते हैं, हम इसका जिक्र भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसने मेवाड़ पर 1567 इसूड ए फतहनामा, फतहनामा इन 1568 याद रखेंगे। अब जो ये राणा उदय सिंह जी थे, राणा उदय सिंह जी तो आपका किले से निकल गए थे, और राणा उदय सिंह जी की मौत हुई थी 1572 में, 1572 में, और 1572 में जब डेथ हुई उनके मतलब बहुत सारे पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र जो थे उनका नाम है जगमल, राणा उदय सिंह, और वो चाहते थे कि उत्तराधिकारी जो है जगमल बने, लेकिन कहते हैं कि भाई जब आपका उस समय पे होता था कि जो अंतिम संस्कार वगैरह होते थे तो आपका उस समय वो जो पुत्र है मतलब जो उत्तराधिकारी है वो मौजूद नहीं होते थे। अब उत्तराधिकारी मौजूद नहीं होते थे तो इसका मतलब है कि क्योंकि उनको सुरक्षित रखना होता था कि भाई कल कोई उत्तराधिकारी बनेंगे और कोई इन पर आँच ना आए, तो सुरक्षित रहे और महल में रहे और उस गद्दी पर बैठे उस समय पर, जिसके लिए उत्तराधिकारी है। जगमल जो है वो राणा उदय सिंह जी के बाद में उस गद्दी पर बैठ गए, और जब बाकी लोगों ने उनको जाकर के देखा उस गद्दी पर बैठे हुए तो लोगों ने उनको उठाया कि भाई आपका सिंहासन नहीं है, क्योंकि उस समय के सरदार चाहते थे कि उनके जो बेटे हैं प्रताप वो गद्दी पर बैठे, जबकि राणा उदय सिंह किनको चाहते थे, नाम लिखें जरा एक बार फटाफट से। राणा उदय सिंह चाहते थे जगमल गद्दी पर बैठे, लेकिन गद्दी पर किनको बिठाया गया 1572 में, राणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद में, तो आप कहेंगे महाराणा प्रताप जी को गद्दी पर बैठा गया, और महाराणा प्रताप जी जब 1572 में गद्दी पर बैठे तो ये जो चित्तौड़ कैप्चर हो चुका था, इसके लिए उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया, एक शपथ ली उन्होंने कि मैं आपका बिस्तर पर नहीं लेटूंगा, बिस्तर पर नहीं लेटूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक शपथ ले रहे हैं वो कि जब तक मैं चित्तौड़ को नहीं पा लेता हूं, यानी कि आपका यहाँ पर हमको ये भी सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। जबकि हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य के अलावा सारी चीजों को संतुलित करने में लगा होता है, हम अपने लक्ष्य के लिए डेस्परेट होते ही नहीं, या वहां बाकी चीजों को त्याग दें अपने लक्ष्य के लिए, तभी तो चीजें आसान होंगी। तो महाराणा प्रताप जी जब आपका गद्दी पर बैठे तो इसी प्रण के साथ में बैठे थे। ये जो चित्तौड़ है, ये चित्तौड़ का मजा, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब ये पढ़ना 15 साल कर ले और आराम से अपना शासक रहें, और भी क्षेत्र तुमको देंगे क्योंकि आप ही बीच में आ रहे हैं जो बाधा डाल रहे हैं, बाकी सब लोग तो इस समय पर तैयार है, बाकी सब लोगों ने तो चिट्ठियां भी भेज दी है कि वो अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने हमेशा मतलब कभी भी आपका एक स्थिति के बारे में इतिहासकार लिखते हैं, एक स्थिति ऐसी आ गई थी, इनके बच्चे जब जंगल में घास की रोटियां खा रहे थे तो उस समय पे राणा ने जो है मन बना लिया था संधि का, गीतों के माध्यम से भी उसे बताया गया, दरअसल में एकदम सच्ची बात है, झूठी बात क्यों है, उसका आधार क्या है। जैसे आप सबने भी ये कहानी कविता बचपन में सुनी होगी, हम सब करके मुझे बताना कि हमने भी पढ़ी थी जब हम छोटे थे, कि जब वो आपका पहाड़ियों में जंगलों में घास की रोटियां खा रहे थे तो एक उदबिलाव आकर के उनके बच्चे अमर सिंह के हाथ से उदबिलाव रोटी छीन करके ले गया था, घास की रोटी थी, और अमर सिंह एकदम से चिल्ला गए थे और राणा का हृदय पसीज गया था कि मेरे बच्चों पर ये कैसे दिन आ गए हैं। सुनिए ये कहानी, सुनिए, अच्छा ठीक है, जी भैया सुनिए, फिर ठीक है, अगर आपने सुनी नहीं तो मैंने सुनाई भी है, उसको जोड़ने का प्रयास करना। अब दरअसल में जो राणा अमर सिंह है यानी महाराणा प्रताप के जो पुत्र, उनका जन्म हुआ 1559 में, और 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के समय वो 17 साल के थे, वो बच्चे नहीं थे। प्राचीन समय के 17 साल के लोग शासन चलाते थे, यानी बड़ी गड़बड़ी की बात है। तो बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जो पुट कर दी गई, जैसे आपने देखा होगा एक आपका
मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा। तो मैं एक बार उनका वीडियो सुन रहा था और मुझे आज भी याद है 2021 2021 EHSL के लिए तब हम पढ़ा रहे थे हिस्ट्री। तो हमने पहली बार मतलब ऐसे के लिए पढ़ाना शुरू किया था कोई बैच। तो मैंने वीडियो देखी उनकी। अब जनरली उस वीडियो में उन्होंने बता रखा था कि अब्राहम लिंकन की माँ अपने बेटे अब्राहम लिंकन से कहती हैं कि तुम भारत जाओ तो हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर के आना, जब वो राष्ट्रपति बन गए थे, क्योंकि मैं महाराणा प्रताप जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। अब मैंने जब उस चीज़ को रिसर्च किया, मैंने जाना देखा, तो मुझे पता चला कि आपका अब्राहम लिंकन की माँ तो तभी एक्सपायर हो गई थी जब अब्राहम लिंकन 9 वर्ष के थे सिर्फ। तो बहुत सारी चीज़ें तो मतलब ऐसी ही कह दी गई, जबकि कहनी नहीं चाहिए। उनको मतलब देश में करोड़ों लोग सुनते थे, बीच में तो उनके कुछ किस्से सामने आ गए। मैं कहता हूँ ना, लोगों को कभी कभी तो कोई बहुत गजब लगता है, लेकिन किसी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया के बाद में उन्हें पता चलता है कि जिन्हें आप गजब के आदमी समझते थे वो सच में गजब के आदमी नहीं थे, एक फैब्रिकेशन था। जब अच्छाइयों के साथ व्यक्ति का अंत हो जाए तो तब समझिए, बाद में कहानियां उठ के आए कि हाँ आदमी अच्छा था, और नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मतलब सिर्फ फैब्रिकेशन का काम हो। बात समझे? तो बहुत सारी कहानियां ऐसे हैं। तो इन्होंने भेजा, मान सिंह ने बताया जाकर के वहाँ एक भोज का आयोजन किया गया, एक दावत का आयोजन किया गया, भाई तुमको अधीनता स्वीकार करनी होगी। दावत दी अमर सिंह ने, जो राणा प्रताप जी के पुत्र थे। तो अमर सिंह जी ने दावत दी, तो उन्होंने कहा कि भाई वो राणा प्रताप नहीं आए, उनको आना चाहिए था। मान सिंह ने कहा उनसे। अब मान सिंह से तो ईर्ष्या रखते हैं, आप जानते हैं, क्योंकि मान सिंह तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर चुके हैं। मान सिंह की तो बुआ लगती है आपका जोधा भाई। तो यहाँ पर एक कटाक्ष किया था अमर सिंह जी ने, उसके लिए बड़ा वर्णन आता है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें तो अपने फूफा के साथ आना चाहिए था, तुम तो अकबर को लेके आते, है ना, और राणा प्रताप ऐसा नहीं मिलते हैं किसी से भी। तो यहाँ पे कहते हैं अमर सिंह जी ने कटाक्ष किया था उनके कि तुमको हमारी तरफ प्रबल होना चाहिए, और अगर हम लड़ रहे हैं तो तुम लोगों को भी लड़ना चाहिए। बहुत खरी खोटी उन्होंने सुनाई। तो इसके बाद में कहते हैं मान सिंह बहुत तिल मिला गए, उन्होंने कहा कि सेना दो, मुझे युद्ध करना है। अंतिम प्रयास जो किया गया था, आपसे कभी पूछे राणा प्रताप जी को समझाने के लिए अंतिम प्रयास किया गया था, वो हुआ था टोडरमल के द्वारा। टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के टाइम पे, अकबर के वित्त मंत्री हैं। तो ये पहला प्रयास है और ये अंतिम प्रयास है। कहते हैं बीच में और भी कई लोग गए, 7-8 व्यक्ति भेजे गए इनके द्वारा, अंतिम प्रयास है। अब जब प्रयास नहीं बने तो युद्ध ही अंतिम विकल्प बचा, और इन प्रयासों के चलते दिन आ गया 18 जून 1576 का। 18 जून 1576 है हल्दी घाटी का युद्ध, इसको नोट कर लेना, अगले पेज पे लिख दें। तो कहता है कि जब आपका अदम खां और मान सिंह वापस किले में पहुंचे तो अकबर ने उनको प्रवेश नहीं करने दिया। बड़ा चर्चित किस्सा है। तो कहा जाता है कि भाई अगर वो जीते हुए होते, यानी कि अकबर जो चाहता था वह कर जाते, तो सीधी सी बात है उनको सम्मान देता। जीते हुए व्यक्ति को सम्मान क्यों दिया जाएगा? तो ये कहा जाता है कि भाई इस युद्ध में अकबर जो चाहता था या मुगल सेना को जो करना था वह नहीं कर पाई। वो ना तो पूरे मेवाड़ को अपने अधीन कर पाई, हाँ कुछ छोटे से क्षेत्र गोगुंदा को वो जीत पाई। अब जब युद्ध में हुआ क्या कि महाराणा प्रताप अपनी भील सेना के साथ में थे, और फिर वही बात जो हमने भी पीछे बताई आपको, इस घोड़े पर सवार थे, चेतक पर सवार थे, चेतक पर। जैसे पंक्तियों के माध्यम से भी कहते हैं सुनना और महसूस करना। महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भीमसेन जो राणा के साथी थे। यद्यपि राणा का सैनिक बल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों का अकबर की सेना से बढ़कर था। जिस पठान का भी राणा से रण के बीच पड़ा पाला, तलवार ने राणा की उसको घोड़े सहित काट डाला। यहाँ पे जिक्र आता है आपका बहलोल खान का। कहते हैं महाराणा प्रताप जी के तलवार के सामने जब बहलोल खान आया तो उस बहलोल खान को उन्होंने घोड़े सहित काट डाला। और फिर वहीं पर वर्णन किया गया अतिशयोक्ति रूप की राणा प्रताप जी का भाला इस तरह था। दरअसल में जब मैं गया सिटी पैलेस म्यूजियम घूमने, तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की, क्योंकि एक जगह मैंने भी पढ़ाया था, मैंने देखा कि राणा प्रताप जी 80 किलो का भाला उनके पास था, और 40 किलो की तलवार और ढाल होती थी, 10 किलो के उनके जूते होते थे, 7 फुट 5 इंच उनका कद था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि मैं इस चीज़ के बारे में जानूं। तो सिटी पैलेस म्यूजियम में फिर अब तो मतलब वो मिथी है, सिटी पैलेस म्यूजियम में इस बात को क्लियर कर दिया गया कि राणा प्रताप जी के जो अस्त्र शस्त्र थे उनका वजन 35 किलो था, 35 किलो। हाँ, उनका जो भाला था वो 17 किलो का था, 17 kg। और जब वो लड़े, और ऐसा नहीं, चेतक को सुनिए, चेतक की तो आप जानते हैं, चेतक नीले रंग का घोड़ा था। चेतक की कैटेगरी के घोड़े आप ढूंढने जाएंगे आज आपको मतलब बहुत महंगी कीमत में मिलेंगे, उनकी जो नस्ल है। क्योंकि उनको कहते हैं वो महाराणा प्रताप जी की आंख के इशारे को समझता था, उनकी पुतली घूमी नहीं और चेतक भी घूम जाता था। तो महाराणा प्रताप जी इस युद्ध में जब एंटर करे और सामने लड़े, तो कहते हैं कि मान सिंह भी घायल हो गया इस युद्ध में, महाराणा प्रताप भी इस युद्ध में घायल हुए, और महाराणा प्रताप जी का जो हाथी है राम प्रसाद, उसको जो महावत चला रहा था, उस महावत को तीर लग गया, और उस तीर को लग गया तो मुगलों ने इनके इस हाथी पर कंट्रोल कर लिया। अभी हाथी पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था, हाथियों की सूंड में से तलवार लगी होती थी आगे, तलवार, और हाथी अपने सूंड से तलवार चलाते थे। तो राणा प्रताप जी जब आपका मान सिंह के हाथी पे अटैक करने वाले थे, तो उस समय ही मान सिंह भी हाथी पे बैठा हुआ था, मान सिंह के हाथी की जो सूंड में तलवार बंधी हुई थी वो चेतक के पैरों में लगी। यहाँ पे चेतक घायल हुआ, लेकिन कहते घायल होने के बावजूद भी उसने घायल राणा को रणक्षेत्र से बाहर पहुंचाया था। मुगल सेना बहुत थक चुकी थी इस युद्ध में, ठीक है, और उस युद्ध के बाद में कहते हैं कि मुगल सेना ने वापस ही लौटने का मन किया। मैंने आपको बताया कि ये इसके पक्ष है, ये बात याद रखेंगे। अब जब मुगल सेना आगे आई तो सबसे पहले महाराणा प्रताप जी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने किया कि भाई जो हल्दी घाटी के आसपास की जितनी भी उपजाऊ भूमि है उसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि जो मुगल सेना है उसके खाने की आपूर्ति बंद हो जाए, उनको किसी भी तरह का खाना न मिल पाए। जितने भी कुएं हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी कुएं हैं उन सबको भर दिया जाए, जितनी बावड़ी है मतलब पानी वगैरह की, उन सबको मतलब भर दिया जाए, और भरने के बाद में ऐसी भी कोई व्यवस्था न बचे जो मुगल सेना को मतलब सहायता दे। और कहते हैं दो दर्रों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। दर्रा समझते हो ना, पहाड़ियों के बीच में, तो वहाँ ज्यादा जगह तो होती नहीं, तो वहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया, और मतलब बहुत घमासान तरीके से युद्ध लड़ा गया। तो इसमें कुछ चीज़ें की पॉइंट्स आप याद रख लेना। एक तो मैंने बताया किसको, बहलोल, इस युद्ध में एक कमांडर बहलोल खान को मारा था, बहलोल खान, इसको मैंने बताया, इसको बीच से काट दिया, ठीक है। और चेतक को याद रखना है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ पर है? बलीचा में समाधि है, बलीचा में। आपने सुनी होगी ना कविता, राणा ने सोचा था इस पार, चेतक था उस पार। तो घायल चेतक ने भी आपका नाले को पार कराया। जैसे हिंदी में जब आप पढ़ते होंगे तो एक अलंकार पढ़ते होंगे, अतिशयोक्ति अलंकार, तो पंक्ति आ जाती है कुछ, राणा ने सोचा इस पार तो चेतक था उस पार, तो उसको अतिशयोक्ति बताया जाता है। दरअसल में वो अतिशयोक्ति नहीं है, वो हकीकत की बात है। और फिर जब उनके प्रिय घोड़े की मौत हो गई तो कहते हैं कि राणा जो है वो फूट फूट करके रोए बहुत, ठीक है। और यही कहा जाता है कि जो राम प्रसाद हाथी है उसको कंट्रोल करके अकबर ले गया। अब अकबर जब ले गया तो अकबर ने उसको कैद करके रखा। राम प्रसाद हाथी का भी बहुत अच्छा जिक्र आता है कि अकबर ने एक हाथी के लिए जितनी प्रिय चीजें थी वह सभी उपलब्ध करवाई, सभी चीजें, लेकिन राम प्रसाद ने खाना नहीं खाया। मतलब जो कुछ भी खाने योग्य था सब कुछ उसको दिया गया, तब भी उसने नहीं खाया। तो महाराणा प्रताप जी के हाथी के बारे में अकबर का एक स्टेटमेंट आया था कि जिन राणा के हाथी को मैंने झुका पाया उन राणा को मैं क्या झुका पाता। तो यहाँ पे स्वामी भक्ति देखिए आप एक जानवर की, तो एक जानवर मतलब लेसन दे रहा है आपको, जो लोग तुम्हारे हैं, जिन्होंने जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी किया है, तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम्हारा संरक्षण किया है, तुम्हारी सुरक्षा दी है तुम्हें, तुम उन व्यक्तियों को कभी ना भूलना, तुम उनके विपक्ष के सामने कभी घुटने ना टेकना, तुम उनकी ताकत बनना।
तुम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर, पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर, अक्षर जिंदा है। जीवन में यह है अमर कहानी, अक्षर अक्षर गढ़ लेना। और यह कभी तुम्हारा सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। अब जब वो इस युद्ध से गए तो दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर एक तो भैया घोड़े को खोया और एक क्या बोलेंगे जो गोगुंदा को खोया। गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा एक किला था इनका, और उस गोगुंदा पर भी नियंत्रण हो गया था किसका, आपका जो मुगल है उनका नियंत्रण हो गया था। और इसके बाद में कहाँ चले गए थे, अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। अरावली की पहाड़ियों में, अरावली हिल्स लिख लेना, अरावली की पहाड़ियों में चले गए। ठीक है, कोई दिक्कत। मैराथन एक वॉर हुआ है ग्रीक में, तो वहां पर क्या हुआ था, एक बहुत थोड़ी सी सेना ने, बहुत थोड़ी सी सेना ने एक बहुत बड़ी सेना को जब हराया आपका मैराथन वॉर में, तो इसलिए इसकी तुलना की है। अब आपको देखना होगा क्योंकि अमर सिंह, मैंने आपको भी बताया 1559 में उनका जन्म हुआ, तो मुझे बताएं वो 1582 में कितनी एज उनकी रही होगी, 23 एज रही होगी, और भविष्य में गद्दी भी उन्हीं को संभालनी है। अब एकदम से ट्रेंड थे अपने ही पिता की तरह। तो ये जो वॉर है ये उनके आदित्य सूर्य को बताता है कि कैसे एक थोड़ी सी सेना ने, जो आपका मुगल सेना थी लगभग 30,000 की, उन्होंने मेवाड़ को कंट्रोल करने के लिए मतलब अपने 4 दुर्ग बनाए थे उस समय पे, 4 दीवारें उन्होंने स्थापित की। देवल थी आपकी, एक दिवेर थी, तो दिवेर में यहाँ पर एक कमांडर था, मुगल सेनापति जो था, यहाँ पे मुगल सेनापति था आपका, मुगल सेनापति, उसका नाम है सुल्तान खान। क्या नाम था, सुल्तान खान। अब इसको जिम्मेदारी मिली हुई थी उस समय पर, और कहते हैं कुंवर अमर सिंह वो दिन था दशहरे का, विजयदशमी का दिन था। अब तलवारें एक बार निकली हैं तो फिर तो रक्त स्पर्श करके तभी वापस जाएंगे मैदान में। तो उन्होंने सीधे अटैक किया था सुल्तान पर, सीधे सुल्तान खान पर। सुल्तान खान ने सोचा भी नहीं था कि हमारी इतनी बड़ी सेना पर और ये मेवाड़ी जो है वो अटैक कर देंगे, लेकिन मेवाड़ियों ने करके दिखाया, राणा अमर सिंह जी ने करके दिखाया, और 30,000 की मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया या काट दी गई। वॉरियर्स देश में मौजूद थे, लेकिन क्या मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वो एकजुटता नहीं थी। और सुल्तान खान को तो कहते हैं अमर सिंह ने बहुत दूर से फेंक के भाला मारा और उसकी छाती से पार हुआ सुल्तान खान की। और जब वो गिरा रहा तो उसकी अंतिम इच्छा भी ये थी कि मैं एक बार उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ जिसने मुझे भाला मारा था। तो कहते हैं किसी एक अलग आदमी का नाम दिखा दिया गया कि भैया ये है, बोला नहीं मुझे खूब ध्यान है भाला मुझे किसने मारा है, उनकी आंखों का सूर्य, वो जो चमक है वो मुझे स्पष्ट दिखाई देती थी। सुल्तान खान का अंतिम स्टेटमेंट है, अंतिम इच्छा पूछ रहे थे जब। ये महाराणा प्रताप जैसे थे ऐसे ही उनके पुत्र भी थे। जहांगीर के समय पर मैं आपको बताऊंगा 1615 में किस प्रकार से मेवाड़ से संधि उनकी हुई, वो जहांगीर के टाइम पर हम जानेंगे। अभी तक इन चीजों को जितनी मैंने बताई वो चीजें अपने मस्तिष्क में रखनी है। तो जो गोगुंदा पर अटैक किया आपका, तो यहाँ पर याद रख लेना, जब इन्होंने अपना अभियान जारी रखा तो अंतिम समय तक इन्होंने अपने अभियान को जिंदा रखा और अपने बहुत सारे किलों को जो मुगलों ने छीन लिए थे उनको इन्होंने वापस जीता। महाराणा प्रताप जी की डेथ हुई थी आपका 1597 में, देखना महाराज नहीं उबर पाए थे ईस्वी में, इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय पर अकबर था लाहौर में, ड्रीम इनका वही है। तो अकबर लाहौर में अकबर को ये संदेश सुनाया गया था कि महाराणा जी की मौत हो चुकी है। तो उस समय पे क्या होता था, मैं आपको बताऊं, तो चारण भाट, आप अगर सुनते, चारण भाट हुआ करते थे। तो चारण भाट उनको कहते हैं जो तुरंत के तुरंत जो है कविता को सुनाते थे, मतलब तुरंत रचना करते थे और तुरंत सुनाते थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप जी के बारे में कहते कुछ पंक्ति लाहौर में अकबर को सुनाई कि आपका कि तुमने कभी नौरोज को स्वीकार नहीं किया, कभी तुमने जो है शाही झरोके को स्वीकार नहीं किया, और जो बंदगी तुम्हें करनी चाहिए थी मुगलियत की वो तुमने नहीं की, राणा तुम अमर हो गए। तो कहते हैं इन शब्दों को सुनकर राणा तुम अमर हो गए, और देखो आज अकबर की गर्दन कैसे झुक गई और अकबर की आंखें कैसे अश्रुपूर्ण हो गई। तो मतलब वो अपना अपोनेंट मानता था अकबर, उनको कहता था कि भाई यार ऐसे भी दुश्मन मिले जो ऐसे प्रतिद्वंदी हो। तो कहते हैं अकबर अपने पूरे शासन काल में ऐसा कोई प्रतिद्वंदी नहीं देख पाया। तो अकबर को भी उनकी मृत्यु पर बहुत दुख हुआ, क्षोभ हुआ। ठीक है, तो कब हुआ 1597 में, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका हम वापस लेके चलेंगे आपको, क्योंकि मैंने बताया 1567 में उन्होंने कहां पे अटैक किया था आपका, मेवाड़ पर। तो ये कहानी पूरी हुई कहां की, मेवाड़ की। अब 1567 से शुरू हुई, अब वापस लेके चलेंगे अकबर के इसी समय के जो विजय अभियान है, जैसे कि 1562 के बाद में लेके चलते हैं आपको मेड़ता। मेड़ता के पहले क्या बता दिया मैंने, 1562 में आमेर। इसके बीच में और किस जगह अकबर क्या कर रहा था, लिखना 1564 गोंडवाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 खान, अकबर का जो चचेरा भाई है, अकबर का एक चचेरा भाई था, आपको याद हो मैंने बताया था, इब्राहिम मिर्जा। इब्राहिम मिर्जा को भी इन्होंने शरण दे रखी थी। पहले मिर्जा लोगों ने जाकर के आपका मेवाड़ में भी शरण ली थी, भैया अकबर के सामने ये नहीं झुकते, तो इब्राहिम मिर्जा को भी इसने शरण दे रखी थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि भाई अकबर ने कहा कि भाई हमको ये अभियान करना है, और अकबर इस अभियान में स्वयं गया गुजरात के लिए। और जब इस अभियान में गया तो जो मिर्जा इब्राहिम था तो भाग गया, मुजफ्फरगढ़ तो कमजोर शासक था ही, इत्माद खान भी भाग गया अकबर के अभियान का सुन के कि वो बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर जो मिर्जा अजीज कोका है, अकबर उसको अपॉइंट करके आया कि तुम सूबेदार रहोगे यहाँ पर, तुम कमांडिंग देखोगे। तो बहुत बार पूछा जाएगा आपसे गुजरात अभियान के बाद में जो सूबेदार नियुक्त किया गया था, जो कमांडर अपॉइंट हुआ था वो कौन हुआ था, सूबेदार अपॉइंट किया गया था या सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो वो था मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका। और इसको एक टाइटल भी दिया गया था यहाँ पर, किस नाम से, उसको एक टाइटल दिया गया था आपका खान ए आजम, खान ए आजम टाइटल उसको दिया गया। ठीक है, खान ए आजम, सॉरी खान ए आजम टाइटल उसको। आगे वापस फतेहपुर सीकरी, क्योंकि अकबर तो वहीं पर बैठता था आगरा में फतेहपुर सीकरी। तो अकबर जब वापस आ गया तो जो इब्राहिम मिर्जा भाग गया था वापस आया, और इस समय पे जितने भी असंतुष्ट सरदार थे उन सबको अपने साथ में मिलाया और वापस अटैक कर दिया। अब भैया जो मिर्जा अजीज कोका है उसको फिर से जरूरत पड़ी अकबर की, तो उसने अकबर को फिर जो है आपका बुलवाया, भैया मेरी मदद की जाए। तो अकबर को जब उसने बुलवाया तो कहते हैं अकबर आपका फतेहपुर सीकरी से गुजरात अहमदाबाद 450 मील 9 घंटे में पहुंच गया। कहते हैं उस समय की सबसे तीव्रगामी यात्रा इतिहासकारों ने इसको बताया है। इससे तेज अभियान कोई नहीं हुआ। अकबर के विद्रोही भी देख करके अकबर को हैरान हो गए कि सिर्फ 9 दिन में इतनी बड़ी यात्रा उसने इतनी बड़ी सेना के